जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 39वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 38वें क्लास का दूसरा पार्ट देखा था, जहां पे हम लोगों ने टोटल 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग टोटल 51 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए बात करते हैं हम लोग अपने आज के इस सेशन की और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंग के कारण सुनाई देती है। आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंग के किस घटना के चलते सुनाई पड़ती है। प्रतिध्वनि, दूसरा है विवर्तन, तीसरा है आपका परावर्तन और चौथा है आपका अपवर्तन। मेरे मित्र, आपसे सवाल यह करा जा रहा है कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंग के डैश के कारण सुनाई देती है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें कमरे के बाहर में भी सुनाई पड़ती है। ये किसके वजह से? ध्वनि के विवर्तन के वजह से। आप कहेंगे ये ध्वनि का विवर्तन क्या होता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ध्वनि तरंगे जब किसी अवरोध से टकराती है, ध्वनि तरंगे जब किसी अवरोध से टकराती है तो वो मुड़ जाती है, और ध्वनि तरंगों का अवरोध से टकराकर मुड़ने की घटना ही क्या कहलाती है? ध्वनि का विवर्तन कहलाती है। और इसी वजह से सर अगर कमरा बंद भी रहता है तो हम लोगों की बातों को क्या कर पाते हैं? सर सुन पाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मेरे मित्र, आपके ऑप्शन में प्रतिध्वनि दिया हुआ है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब आपका ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकरा करके पुनः आपके पास पहुंचता है तो इसको हम लोग इको कहते हैं, यानी कि प्रतिध्वनि कहते हैं। और चूंकि इसमें ध्वनि जो है वो किसी परावर्तक सतह से टकराकर हमारे कानों तक पहुंचता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर जो इको है ये जो उत्पन्न होता है ये किसके वजह से? तो ध्वनि के परावर्तन की वजह से। किसकी वजह से? ध्वनि के परावर्तन की वजह से। और ध्यान में रखेंगे कि ध्वनि जब किसी परावर्तक सतह से टकराकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो हम सभी क्या कहते हैं कि सर ये घटना ही ध्वनि का परावर्तन कहलाता है, जिसके वजह से क्या होता है? सर इको उत्पन्न होता है। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी होता है। यहां पे अगर हम इको की बात कर रहे हैं तो सिंगल रिफ्लेक्शन होगा, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन यानी कि बहुल परावर्तन का मतलब क्या होता है? तो सर बहुल परावर्तन का मतलब होता है परावर्तन की जो मतलब प्रक्रिया होगी वो बहुत बड़े स्तर पे होगी। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मल्टीपल ध्वनि के मल्टीपल रिफ्लेक्शन के चलते क्या होता है? तो सर रिवर्बरेशन होता है। क्या होता है सर? रिवर्बरेशन होता है। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना। ध्वनि के परावर्तन के चलते आप कहेंगे इको उत्पन्न होता है, ध्वनि के मल्टीपल परावर्तन के चलते रिवर्बरेशन उत्पन्न होता है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखना। बाद बाकी विवर्तन, तो आप कहेंगे सर ध्वनि तरंगों का किसी अवरोध से टकराकर मुड़ने की घटना, आप कहेंगे विवर्तन कहलाएगा। आप कहिएगा सर क्या ध्वनि में अपवर्तन भी होता है? बिल्कुल होता है मेरे मित्र। रात के समय में रात के समय में रात के समय में रात के समय में ध्वनि का दूर तक सुनाई पड़ना, रात के समय में ध्वनि का दूर तक सुनाई पड़ना किस घटना के चलते होता है? आप सभी ध्यान में रखना, ध्वनि के अपवर्तन की वजह से होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के चलते होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि उष्मा संतुलन हीट बजट क्या है? ऑप्शन है आपका सूर्य से उत्सर्जित उष्मा और पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित उष्मा के बीच संतुलन, दूसरा है सौर विकिरण, तीसरा है पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित उष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली उष्मा के बीच संतुलन, और चौथा है आपका स्थलीय विकिरण। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि उष्मा संतुलन यानी कि हीट बजट क्या है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये क्या चीज होती है? मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग पृथ्वी के ताप संतुलन की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि सर पृथ्वी के ताप संतुलन में सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और आप सबों को मालूम है कि सनलाइट का एकमात्र सोर्स आप कहेंगे सर सूर्य है। ध्यान में रखेंगे कि मेरे मित्र, सूर्य से जो उष्मा आती है सौर ऊर्जा के रूप में, पृथ्वी क्या करता है? तो सर जो शॉर्ट वेव वाली हीट होती है उसको अवशोषित कर लेती है। और मेरे मित्र, पृथ्वी उस उष्मा को अवशोषित करने के बाद ये फिर से क्या करती है सर? तो सर उष्मा को कुछ उष्मा को सर ये रेडिएट भी करती है, यानी कि ये क्या करती है सर? उत्सर्जित भी करती है वापस सर कहां पे? सर वायुमंडल में।
ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी जो है वो बहुत ही यहाँ पे चालाकी से काम करता है। क्या करता है? तो सर सूर्य से जो छोटी तरंग वाली ऊष्मा आती है यानी कि शॉर्ट वेव वाली ऊष्मा आती है उसको ये अवशोषित कर लेता है, और जब ये खुद उत्सर्जित करता है तो वो क्या होता है सर? लॉन्ग वेव वाली होता है। मेरे मित्र क्या होता है कि सूर्य से आपतित ऊष्मा का पृथ्वी के द्वारा अवशोषण करना, और साथ ही साथ फिर उसे आप कह सकते हो कि लॉन्ग ऊष्मीय तरंग के रूप में यानी कि दीर्घ तरंग के रूप में ऊष्मा ऊर्जा को फिर से अपने सतह से क्या कर देना सर? उत्सर्जित कर देना यानी कि विकृत कर देना। क्या कहलाता है? हीट बजट ऊष्मा संतुलन कहलाता है। आप कहेंगे सर नहीं समझे। मेरे मित्र आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है सर? अर्थ है, और ध्यान देंगे कि यहां पे अगर सन है तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इससे क्या होगी? आप कहेंगे सौर ऊर्जा मिलेगी। इसमें कौन सा नया बात है? ध्यान में रखेंगे कि सौर ऊर्जा के रूप में जो सन से ऊष्मा मिलेगी वो क्या होगा आपका? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे वो शॉर्ट वेव होगा। वो क्या होगा? शॉर्ट वेव होगा। यानी कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा को पृथ्वी किस तरंग के रूप में अवशोषित करता है? शॉर्ट वेव के रूप में अवशोषित करता है। अब पृथ्वी ऊष्मा के कुछ भाग को क्या करता है सर? उत्सर्जित भी करता है। कुछ भाग को क्या करता है? उत्सर्जित भी करता है। किस रूप में? तो सर लॉन्ग वेव के रूप में, यानी कि ये दीर्घ तरंग के रूप में ऊष्मा को क्या करता है सर? पृथ्वी उत्सर्जित करता है। और सर शॉर्ट वेव के रूप में ऊष्मा को क्या करता है सर? अवशोषित करता है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के ऊष्मा को अवशोषित करना और साथ ही ऊष्मा को उत्सर्जित करने का जो प्रक्रिया होता है इसी को हीट बजट बोला जाता है। अब आपके ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा के बीच संतुलन। हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सूर्य से पृथ्वी क्या करती है? ऊष्मा को अवशोषित करती है और ये फिर उत्सर्जित करती है। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा के बीच संतुलन। ऐसा होगा? आप कहेंगे नहीं, इसमें तो पृथ्वी द्वारा अवशोषित ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा, इसी का जो संतुलन होगा वो हमारा ऊष्मा संतुलन कहलाएगा। आप कहेंगे सर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारा। दूसरा है सौर विकिरण। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं चिला? इसको हम लोग सोलर रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है या आप कहते हो सूर्य से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वो विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। इसीलिए सौर ऊर्जा को हम लोग सोलर रेडिएशन के रूप में देखते हैं, यानी कि सौर विकिरण के रूप में देखते हैं। आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सूर्य से जो हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है वो विकिरण के रूप में प्राप्त होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो हीट एनर्जी प्राप्त होती है वो रेडिएशन के रूप में होती है। नेक्स्ट यहां पे तीसरे ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा, यानी कि पृथ्वी सूर्य से आ रही ऊष्मा को अवशोषित करती है और विकिरण के रूप में, यानी कि जब ये ऊष्मा को उत्सर्जित करती है तो विकिरण के रूप में करती है। तो विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन। आप कहेंगे सर पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन को क्या कहा जाएगा? आप कहेंगे सर ऊष्मा संतुलन कहा जाएगा, यानी कि हीट बजट कहा जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे जो स्थलीय विकिरण कहा जा रहा है, स्थलीय विकिरण का मतलब क्या कि सर जो पृथ्वी के सतह से ऊष्मा निकल रही है ये भी सर रेडिएशन के फॉर्म में निकल रही है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर स्थलीय विकिरण कहेंगे। क्या कहेंगे सर? स्थलीय विकिरण कहेंगे, यानी कि हम लोग इसको सरफेस रेडिएशन कह सकते हैं या फिर लैंड रेडिएशन कह सकते हैं। कहने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर आपको कहीं पे भी ऊष्मा संतुलन पूछा जाए तो अगर आपके माइंड में ये डायग्राम है या सिर्फ आपको इतना मालूम है कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के बीच का संतुलन ऊष्मा संतुलन कहलाता है, तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन में आप सभी नहीं फंसेंगे। और अदरवाइज अगर आप कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हैं तो ये डेफिनेशन के रूप में सर नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? कोई बहुत ज्यादा भास्ट क्वेश्चन नहीं है। आप सभी कहेंगे सर बोन टू बोन लिगामेंट के सहारे जुड़ती है, और अगर हम लोग मसल्स की बात करते हैं तो क्या कहते हैं सर? टेंडन। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपास्थि, इसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। सर क्या होता है? सर लचीला और मुलायम होता है। नेक्स्ट मसल्स, तो ध्यान में रखेंगे कि सर मसल्स जो है वो आपका क्या होता है? एक प्रकार का उत्तक होता है, एक प्रकार का टिश्यू होता है। बाद बाकी टेंडन तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया ही।
अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। आप कहेंगे बहुत ही सरल क्वेश्चन है सर, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं, तो बिल्कुल सही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा है मोन्टोलॉजी, तो ध्यान में रखेंगे कि मोन्टोलॉजी में हम लोग पर्वतों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पर्वतों का अध्ययन करते हैं। और मेरे मित्र वोल्केनोलॉजी, तो वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, तो हम लोग सिंपली ये याद रखेंगे ज्वालामुखी का अध्ययन, ज्वालामुखी का अध्ययन क्या कहलाएगा? आप सभी कहेंगे सर वोल्केनोलॉजी कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे टोपोग्राफी है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि टोपोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं? लैंड सरफेस का अध्ययन करते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि पृथ्वी तल का अध्ययन, पृथ्वी तल का, सॉरी, पृथ्वी सतह का अध्ययन, पृथ्वी सतह का अध्ययन, पृथ्वी सतह का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो आप सभी कहेंगे सर टोपोग्राफी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पास्कल, दूसरा है क्यूरी, तीसरा है आपका डेसिबल, चौथा है आपका जूल। मेरे मित्र आपसे सवाल करा जा रहा है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग करते हैं? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कई दफा आपने बताया है कि जब भी हम ध्वनि की तीव्रता की बात करेंगे तो ऑप्शन किसको टिक करेंगे? सर डेसिबल, और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीबी के रूप में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे पास्कल की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग दाब के लिए यूनिट खोजेंगे, दाब के लिए यूनिट खोजेंगे तो दाब को किस में मापेंगे? आप कहेंगे पास्कल में मापेंगे। अब नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करेंगे जूल की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कार्य या ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? हमारा जूल होगा। मसला कहां फंस रहा है? क्यूरी पे फंस रहा है। तो ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी, किसकी बात करेंगे चले जी? रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धार्मिता के एसआई यूनिट की, रेडियो एक्टिविटी के एसआई यूनिट की, तो आप सभी किसका नाम लेंगे? बैक्यूरेल का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? बैक्यूरेल का नाम लेंगे। मेरे मित्र बैक्यूरेल को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BQ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रेडियो धर्मिता की जो SI यूनिट पूछी जाएगी क्वेश्चन, तो हम लोग आंसर क्या टिक करेंगे? बैक्यूरेल टिक करेंगे। लेकिन आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग रेडियो धर्मिता के नॉन SI यूनिट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? नॉन SI यूनिट की बात करेंगे, तब हम लोग वहां पे किसको टिक करेंगे? तो क्यूरी को टिक करेंगे। और अगर हमारे ऑप्शन में न तो क्यूरी रहे और न ही हमारा सर क्या रहे? बैक्यूरेल रहे, तो हम लोग रदरफोर्ड को टिक करेंगे। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखना कि रेडियो एक्टिविटी की SI यूनिट आप कहेंगे बैक्यूरेल, नॉन SI यूनिट क्यूरी और साथ ही साथ रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 6 कि हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, ओडोमीटर, ओडोमीटर की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? सर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। और मेरे मित्र स्पीडोमीटर, तो आप कहेंगे वाहन का जो तात्क्षणिक चाल बताएगा, इंस्टेनियस स्पीड बताएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पीडोमीटर। एक्चुअली मोटरसाइकिल आप सभी चलाते हैं। अब आपके मोटरसाइकिल में दो तरह के मीटर होते हैं, एक वो जो आपकी गाड़ी कितनी किलोमीटर चली है उसको बता रहा है, और एक वो जब आप चल रहे होते हो तो आपकी स्पीड को बताती है। तो मेरे मित्र आपकी गाड़ी कितनी किलोमीटर चली है ये बात बताने वाला मीटर ओडोमीटर कहलाता है। और जब आप धुआं उड़ा रहे हो तो सर रोड पे, मतलब जब आपकी गाड़ी स्पीड होती है और आप बड़ा एक्साइटेड होकर कहते हो कि हम स्प्लेंडर को 90 पे लेके चले गए, वो स्पीडोमीटर है। यानी कि स्पीडोमीटर गाड़ी की इंस्टेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल को बताती है, और ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को बताती है। हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो है ये सापेक्ष आर्द्रता को बताता है। किसको बताता है? तो सर आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। जबकि आमीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी आमीटर का उपयोग हम लोग विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं। किसको मापने के लिए? आप कहेंगे विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा मेरे मित्र 6 तो यहां पे हमने आपको करा ही दिया, तो 6 को फिर क्यों इंक्लूड कर दिया है? कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसरो और DRDO, फिर है ऑप्शन आपका सीडेक, तीसरा ऑप्शन है DRDO और बार्क, और चौथा ऑप्शन है BEL और इसरो। क्या होगा इसका आंसर?
अब बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये काली 5000 क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो काली 5000 है ये टॉप सीक्रेट वेपन है, टॉप सीक्रेट वेपन ऑफ इंडिया। यानी कि आप कह सकते हो कि इंडिया का मतलब सबसे ज्यादा गुप्त रखे जाने वाला ये हथियार है, जिसका निर्माण किसने करा है। तो सर काली वेपन जो है, काली वेपन जो है यानी कि जिसको काली 5000 बोला जा रहा है, इसका निर्माण जो है वो डीआरडीओ एवं बार्क के द्वारा मिलके किया गया है, डीआरडीओ एवं बार्क के द्वारा मिलके किया गया है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो काली है, इस काली का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सर इस काली का फुल फॉर्म होता है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। तो जो आपका काली वेपन है उसका फुल फॉर्म किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है, जिसको काली 5000 के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है, टॉप सीक्रेट वेपन है, किसका, इंडिया का, जो किसके द्वारा निर्मित की गई है सर, डीआरडीओ और बार्क के द्वारा निर्मित की गई है। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि भारत के पहले बिम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया, आपका ऑप्शन है इसरो और डीआरडीओ। आप कहेंगे नहीं, सीडेक नहीं, डीआरडीओ और बार्क। सर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर मित्र ध्यान में रखेंगे कि इसको जो है, ये जो काली वेपन है, इसको इलेक्ट्रॉन एसिलेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा क्या होगा, तो सर इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत आप कह सकते हो बहुत तेजी से क्या होगा, एसिलरेट होगा। यानी कि आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का जो इसमें इंपल्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा, जो क्या होगा तो सर अगला आदमी के लिए खतरनाक होगा, और इसीलिए इसको सर टॉप सीक्रेट वेपन के रूप में जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, आपसे पूछा जा रहा है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के डैश भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। ऑप्शन है प्रोसेस हुए बिना, रुक कर चलने पर, चालू ना होने पर। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात करते हैं, जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये वैसे मेमोरी होते हैं कंप्यूटर के जो आपके डाटा को उस वक्त भी सुरक्षित रखते हैं जब आपका कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता है। यानी कि अगर हम बात करें नॉन वोलेटाइल मेमोरी के एग्जांपल की, तो हम लोग जो फ्लॉपी डिस्क की बात करते हैं, या फिर हम लोग जो हार्ड डिस्क की बात करते हैं, या फिर जो हम लोग ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं, ये सभी क्या होते हैं सर, तो सर नॉन वोलेटाइल मेमोरी होते हैं। यानी कि इसमें रखी हुई डाटा परिवर्तित नहीं होती है, और कंप्यूटर अगर हमारा चालू नहीं भी हो रहा है तो भी जो हमारा डाटा होगा इन सभी में सर क्या होगा सर, सुरक्षित रखा हुआ रहेगा। मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत ही क्या आ जाता है, तो सर रोम भी जो है, जो रोम है वो भी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर, रीड ओनली मेमोरी। लेकिन मेरे मित्र अगर हम वोलेटाइल मेमोरी की बात करते हैं, तो वोलेटाइल मेमोरी कंप्यूटर की वैसी मेमोरी होती है जो तभी तक कार्य करती है जब तक कि कंप्यूटर में पावर रहता है। यानी कि आप कह सकते हो जब तक कि आपका कंप्यूटर चालू रहता है। और मेरे मित्र वोलेटाइल मेमोरी के रूप में हम लोग किसका एग्जांपल ले सकते हैं, रैम का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। एक्चुअली में आप सभी यहां पे ये चीज ध्यान में रखेंगे, स्पेशल करके या आप सभी स्पेशल हिंट करके लिख लेना कि जो हम रैम की बात कर रहे हैं या फिर जो हम लोग रोम की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण हैं। यानी कि प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। क्या है सर, प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण है। लेकिन जो आपका रैम होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो सर इसकी प्रकृति वोलेटाइल होती है। यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की जो प्रकृति होती है वोलेटाइल, यानी कि इसमें जो डाटा है वो तभी तक उसमें सहेजा हुआ रहेगा जब तक कि उसमें लाइट है। लेकिन जैसे ही लाइट खत्म हो जाएगी सर इसकी जो डाटा है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम रोम की बात करते हैं तो सर ये प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन इसकी नेचर कैसी होती है सर, नॉन वोलेटाइल होती है। क्या कैसी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है।
तो आप सभी ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसमें आपको कंप्यूटर में पावर है ना है उससे कोई मतलब नहीं है, आपका जो डाटा है वो सुरक्षित रहेगा, और इसीलिए हम लोग फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क इन सभी का इस्तेमाल करते हैं अपने डाटा को बचाए रखने के लिए। जबकि वॉलेटाइल मेमोरी क्या है, तो सर जैसे ही कंप्यूटर की पावर कट होगी, जो वॉलेटाइल मेमोरी में डाटा है वो खत्म हो जाएगी। आपसे कहा जा रहा है कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है, बिल्कुल सच है, जो कंप्यूटर के डैश भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। प्रोसेस हुए बिना आप कहेंगे नहीं, रुक रुक कर चलने पर आप कहेंगे नहीं, चलने पर नहीं, चालू ना होने पर भी क्या कर सकती है, संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है, यानी कि रिटेन कर सकती है। जबकि जो वॉलेटाइल मेमोरी होंगे वो कंप्यूटर के चालू ना होने पर सर जो संग्रहित सूचना है उसको रिटेन नहीं कर सकती है। और बस स्पेशल हिंट के रूप में ये चीजें ध्यान में रखिएगा, आपको फंसाया जा सकता है, क्योंकि रैम और रोम दोनों क्या है, प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल हैं, लेकिन रैम का नेचर कैसा होता है आप सभी ध्यान में रखेंगे, वॉलेटाइल होता है, जबकि जो रोम होता है उसका नेचर कैसा होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है। अगला है क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि मां के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। आप लोगों ने कई बार पढ़ा है कि मां के गर्भ में जो बच्चा है वो पोषण प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल के थ्रू क्या करता है, प्राप्त करता है। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है गर्भनली, फैलोपियन ट्यूब। आप कहेंगे क्या कि गुरुजी यहां तो निषेचन होगा, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, आप कहेंगे निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब जो मेल स्पर्म है और जो फीमेल ओवम है वो मिलेगा एक दूसरे के साथ। गर्भाशय आप कहेंगे सर यहां तो बच्चा विकसित होगा। हार्मोन आप कहेंगे एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में अलग अलग तरह के उत्तेजना प्रदान करता है या अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। जबकि यहाँ पे बीजांडसन जिसको प्लेसेंटा कहा जा रहा है, आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है। आप कहेंगे गुरुजी 1000 बार आप बताए हैं, कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला थोथा कहते हैं, CuSO4 5H2O इसका फॉर्मूला होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्गन क्या है चिला, आप सभी ध्यान में रखना, अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस जो भी होंगे उसकी संयोजकता क्या होगी, अक्रिय गैस की संयोजकता क्या होगी, आप कहेंगे 0। और किस वर्ग में मिलेंगे आपको, तो आवर्त सारणी के वर्ग 18 में मिलेंगे। प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम तत्व है सर क्या है, आप कहेंगे सर अक्रिय गैस तत्व है। एल्यूमिनियम आप सभी समझ रहे हैं, सिंबल क्या होता है सर, Al होता है। पोटेशियम नाइट्रेट मेरे मित्र इसी को सोरा भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है, KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है, सोरा भी कहा जाता है, तो ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है। IDN का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में इंटरनल डिजिटल नेटवर्क नहीं होगा, इंटरनलाइज्ड डोमेन नेम। सही आंसर सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण एब्रिविएशन भी याद रखने जरूरी होते हैं। हालांकि मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि आप कंप्यूटर लेकर के बैठ जाओ, इसका उपयोग आपको NTPC एग्जाम के टाइम में ही दिखाई पड़ता है। तो अगर आप अभी से ये चीजें आपके पास अवेलेबल रहेगी तो मेरे ख्याल से उस वक्त जब आप एग्जाम दे रहे होंगे या जब आपकी वैकेंसी आती है तो वहां पे चीजें आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। क्योंकि कंप्यूटर एब्रिविएशन सर वैसे ही एब्रिविएशन को याद रखना चाहिए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और या फिर आप कह सकते हो बार बार रिटेन होते हैं। बाद बाकी बहुत सारा एब्रिविएशन है, याद करते करते सर स्टूडेंट पागल हो जाएगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र डैश में स्थित है। आप सभी ध्यान में रखेंगे तारापुर में स्थित है, और ये कहां है सर, महाराष्ट्र में है। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग नाभिकीय शक्ति की बात करते हैं तो नाभिकीय शक्ति बोला जाए तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, इसी को हम लोग न्यूक्लियर पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर कहते हैं। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर शक्ति है, या आप नाभिकीय शक्ति इसको कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर न्यूक्लियर रिएक्टर से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो सर हम लोग उसको न्यूक्लियर पावर के रूप में या नाभिकीय शक्ति के रूप में देखते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की, किसकी बात करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर की, नाभिकीय रिएक्टर की, तो हमारे देश में
कुल नाभिकीय रिएक्टर की संख्या कितनी है? तो सर कुल 22 है। कुल कितनी है सर? 22, जिसमें से एक्टिव आपका कितना है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे एक्टिव आपका 7 है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन भी है एक। अंडर कंस्ट्रक्शन कितना है सर? तो अंडर कंस्ट्रक्शन 1 है। कितना? 1। तो आप ये कह सकते हैं कि सर टोटल 22 में से काम का अभी 8 ही है, जिसमें से एक तो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन ही है यूपी के गोरखपुर में। बाद बाकी ये जो तारापुर आपका ऊर्जा केंद्र है, या आप कह सकते हो सर नाभिकीय रिएक्टर है, वो कहाँ स्थित है? आप सभी याद रखेंगे महाराष्ट्र में स्थित है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये चीज ध्यान में रखना कि ये जो आपका न्यूक्लियर पावर है, या आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें अभी हम लोग ऊर्जा के 5वें स्तर पे, यानी कि कह सकते हो कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में अगर न्यूक्लियर पावर की रैंकिंग देखा जाए तो वो 5वां स्थान है। और हम लोग विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद इसको रख रहे हैं। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत देश में हुई थी, 2007 में हुई थी। स्टैटिक जीके के रूप में सर इसको याद रखेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14। आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? सर रियो डी जेनेरियो में। ध्यान में रखेंगे कि जो आपका प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये कहां हुआ था? तो आप सभी ध्यान में रखना कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, और ध्यान में रखेंगे कि रियो डी जेनेरियो में ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। और मेरे मित्र अगर हम लोग बात करेंगे द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन की, तो सर द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है ये आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम बात करेंगे तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन की, किसकी सर? तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन की। तो तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है ये आपका कहां पे हुआ था? सर रियो डी जेनेरियो में। कहां पे? रियो डी जेनेरियो में। तो मेरे मित्र आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो आप कहेंगे सर रियो डी जेनेरियो में। और प्रथम तो आप कहेंगे रियो डी जेनेरियो में। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे अगर जोहान्सबर्ग में बात की जाएगी तो आप कहेंगे सेकेंड पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्या होगा? सेकेंड पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ? आप सभी याद रखना जोहान्सबर्ग में हुआ। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। आपसे पूछा जा रहा है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ध्यान में रखेंगे अब यही फुल फॉर्म जो है वो आपका हर जगह पे उपयोग किया जाता है, हर एक एग्जाम में इसी फुल फॉर्म को सर्वमान्य माना जाता है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन आप लोग मत कह दीजिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? ध्यान में रखेंगे जॉन शेफर्ड बैरन को दिया जाता है। किसको सर? जॉन शेफर्ड बैरन को। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? मेरे मित्र आउटलुक हिस्सा था, वन नोट भी हिस्सा था, एक्सेल भी हिस्सा था, जबकि कीनोट हिस्सा नहीं था। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा कीनोट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? ध्यान देंगे ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। कुछ साइंटिफिक नेम प्लांट के, कुछ साइंटिफिक नेम एनिमल के, इसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं होता है। क्या है कि ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये किसका नाम होता है सर? सरसों के पौधा का साइंटिफिक नेम ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस हो जाता है। साथ ही मेरे मित्र अगर हम लोग बात करेंगे मक्का की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे इसका साइंटिफिक नेम हम लोग जी मेज के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जी मेज के रूप में लिखते हैं। और अगर हम समान गेहूं की बात करेंगे तो इसका हम लोग रासायनिक नाम ट्रिटिकम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट्रिटिकम लिखते हैं। और साथ ही अगर हम कुट्टू की बात करेंगे यानी कि बकव्हीट की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे फोगोपाइरम। क्या लिखते हैं हम लोग? फोगोपाइरम लिखते हैं। तो ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस सरसों के पौधे का साइंटिफिक नेम, कुट्टू फोगोपाइरम, सामान्य गेहूं ट्रिटिकम, मक्का जीमेज। ये क्या है सर? वैज्ञानिक नाम है या आप कह सकते हो वनस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन आपका सर क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मतलब क्या? ओएस नहीं है।
ध्यान रखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ओएस कहते हैं और फुल फॉर्म इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ध्यान देंगे कि एंड्रॉइड आप कहेंगे सर ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है उबंटू, सर ये भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मिंट भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि टेली एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कोयल, मोर, कौवा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं तो भी आपसे ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि जब 3 ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिससे हम लोग अपने डेली लाइफ में रूबरू होते हैं, तो इसकी बात की जा रही है कि इसमें से कौन सी प्रजाति लुप्त प्राय है, यानी कि विलुप्त होने के कगार पे। तो मेरे मित्र लुप्त प्राय का मतलब या तो विलुप्त हो गया या आप कह सकते हो कि विलुप्त होने के कगार पे है, पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे है। आप बताओ कि कोयल को आप देखते हो कि नहीं देखते हो? आप कहेंगे सर ये तो देखते हैं, तो लुप्त प्राय नहीं होगा। कौवा आप कहेंगे बथेरे रहता है। मोर सर ये भी है और इसकी भी प्रजाति बची हुई है, लेकिन मेरे मित्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसकी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय के श्रेणी में आती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आपसे पूछा जा रहा है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? इसी क्लास में हमने बताया है आपको, क्या कहेंगे सर? आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापा जाता है। बाद बाकी आप सभी कहेंगे सर उष्मा, तो हम लोग सर टेम्परेचर को मापेंगे, और सर जो हमारा उष्मा है वो रेडिएशन कन्वेक्शन के फॉर्म में होता है। साथ ही अगर हम बल की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इसके लिए तो यूनिट हम लोग न्यूटन लेते हैं। नेक्स्ट है कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? सर पीबी होता है, क्योंकि लेड का जो सिंबल है सर, ये लेड के लेटिन नेम किससे लिया गया है? पलम्बम से लिया गया है। किससे लिया गया है सर? पलम्बम से लिया गया है, इसीलिए हम लोग इसका सर सिंबल क्या लिखते हैं? पीबी लिखते हैं। एमएन आप कहेंगे गुरुजी ये तो मैग्नीज है, और जो लोहा है सर इसको हम लोग एफ ही पढ़ते हैं, और ये फेरस क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखना, लोहा का लेटिन नाम है, लोहा का लेटिन नाम है। और लोहा का सिंबल भी किससे लिया गया है? तो लोहा के लेटिन नाम फेरस से लिया गया। ये सर जेडन आप कहेंगे गुरुजी ये तो हमारा जिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरक्षित होता है। मेरे मित्र अगर हम बात करेंगे किसी मुक्त रूप से चुंबक के लटके होने की, तो सर जो मुक्त रूप से चुंबक लटके हुए रहते हैं वो हमेशा किसको शो करते हैं? तो सर नॉर्थ और साउथ दिशा को शो करते रहते हैं। मान लीजिए कि ये चुंबक है और इसमें अगर नॉर्थ और साउथ पोल होता तो ये सर हमेशा किसको दिखाता? तो पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा होता। तो यहाँ पे जो सवाल करा जा रहा है कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरक्षित होता है, पूरब पश्चिम आप कहेंगे नहीं, उत्तर पूर्व नहीं, दक्षिण पश्चिम नहीं, उत्तर दक्षिण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चुंबक में क्या होती है? 2 पोल होते हैं जिसको हम लोग चुंबकीय ध्रुव के नाम से जानते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है। चुंबक के चारों ओर क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है, और बाहर से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है वो नॉर्थ से साउथ पोल की ओर होती है, लेकिन चुंबक के भीतर से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है वो साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होती है। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन तो आपका इससे टकरा ही जाएगा। जब भी पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा चुंबक के बाहर से, तो आप कहेंगे सर उत्तर से दक्षिण, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा चुंबक के अंदर से आप कहेंगे दक्षिण से उत्तर। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस यानी कि चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, आपसे पूछा जा रहा है कि राना टिग्राना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? आप कहेंगे सर जी मेढक का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एशियाई मेढक हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि गुरुजी ये भेड़िया का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होगा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि भेड़िया का साइंटिफिक नेम कैनिस लुपस होगा। क्या होगा? कैनिस लुपस होगा। और यहाँ पे तेंदुआ है तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? इसका साइंटिफिक नेम याद रखिएगा पेंथेरा पार्डस। क्या होगा? पेंथेरा पार्डस। और मेरे मित्र यहाँ पे बाघ है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइगर कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि बाघ का साइंटिफिक नेम अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पेंथेरा टिग्रिस। पेंथेरा टिग्रिस। तो भेड़िया कैनिस लुपस, एशियाई मेढक राना टिग्राना, बाघ आप कहेंगे टाइगर टाइग्रिस पेंथेरिस, और सर तेंदुआ पेंथेरस पार्डस।
ध्यान में रखिएगा, अगर पूछ देगा कि लायन यानी कि शेर, तो सर शेर का जो साइंटिफिक नेम होगा वो क्या होगा? पेंथेरा। पेंथेरा, एक मिनट, शेर का अगर हम लोग साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो ये होगा आपका पेंथेरा लियो। पेंथेरा लियो। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का मुख्यालय कहां स्थित है? सर जी गोवा में स्थित है। इसको एज अ वीवीआई आप सभी ध्यान में रखना कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के मुख्यालय सर गोवा में। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है कि वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है कहलाते हैं। आप सभी ध्यान में रखेंगे, वैसा सिस्टम जो आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, क्या कहलाता है? डीएनएस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम है? आकाश, अग्नि, पृथ्वी। आप कहेंगे गुरुजी अस्त्र हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 कि आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? परमाणु का आकार बिल्कुल बदलता है। अगर आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है कि परमाणु का आकार बढ़ेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गुण नहीं बदलता है, जबकि परमाणु का आकार वाला प्रॉपर्टीज तो बदलेगा। आप कहेंगे सर संयोजकता। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में मौजूद जितने भी तत्व होते हैं उन सभी की संयोजकता समान होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धात्विक गुण, मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आवर्त सारणी में अगर हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण में वृद्धि होगी, जबकि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में हम लोग क्या करेंगे? दाएं से बाएं जाएंगे, किसी बाएं से दाएं जाएंगे तो अधात्विक गुणों में क्या होगी? वृद्धि होगी। कोषों की संख्या, आप कहेंगे सर वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो कोष की संख्या भी बढ़ेगी। अगला है पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया फॉक्सिंग कहलाती है। एज अ वन लाइनर आप सभी ध्यान में रखना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 कि चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन नायर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? मेरे मित्र अंडा, लार्वा, प्यूपा और फिर वयस्क बनेगा, और वयस्क बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णक कहेंगे। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम मच्छर के साइकिल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मच्छर के साइकिल की, तो सर पहले वो अंडा क्या करेगा? सर अंडा देगा, और फिर इस अंडा से क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी लार्वा निकलेगा। क्या होगा? सर लार्वा निकलेगा, और फिर ये लार्वा किस में बदलेगा? आप कहेंगे गुरुजी ये प्यूपा में बदल जाएगा, और ये प्यूपा किस में बदल जाएगा? तो सर वयस्क में बदल जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर पूर्णक भी कहते हैं। तो अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क देख लीजिए किस ऑप्शन में है? अंडा, लार्वा, पूर्णक, प्यूपा नहीं, पूर्णक पहले कहां से आएगा? अंडा, लार्वा, ठीक है, प्यूपा, पूर्णक। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 कि हॉटमेल डैश में शुरू किया गया था। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे 1996 में शुरू किया गया था, और हॉटमेल के सह संस्थापक आपको मैंने कल ही बताया है कौन थे? आप कहेंगे सर सबीर भाटिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? गेहूं, ईस्ट, टोमेटो केचप, चीज। आप कहेंगे कॉमन सा सर क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ईस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है NO, NH3, SO2, NO2। मेरे मित्र आपसे सवाल करा जा रहा है कि कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबसे जानना चाहूंगा। मैंने कई बार आपको अम्ल वर्षा के बारे में बताया है। सही आंसर क्या होगा सर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 कि गठिया, जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र वाटर क्लिनिक सर मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अगला है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था? स्टॉकहोम सम्मेलन। बाकी नैरोबी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, वियना सम्मेलन, ये सब भी सर पर्यावरण से संबंधित ही सम्मेलन है, लेकिन जो सबसे पहला सम्मेलन था वो क्या था? स्टॉकहोम सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है। यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसल को उगाने की एक प्रणाली है। दूसरा है कि इसका अर्थ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि के एक टुकड़े में आग लगाना है। तीसरा है यह फसल या चारागाह के आसपास या उनके बीच पेड़ों या झाड़ियों को उगाने की प्रणाली है। चौथा है यह वनों का प्रबंधन और संचरण और बंजर भूमि पर वनीकरण प्राप्त करना है। मेरे मित्र, यहाँ पे जो टोंगिया प्रणाली की बात की जा रही है, टोंगिया प्रणाली क्या है? तो सर, लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया। एल्युमिनियम को जंग से बचाना है और इसके सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ाएंगे। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोलाइटिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग चढ़ाएंगे और इसी प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहा जाता है, जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे सर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोस्टिंग मतलब क्या होता है सर? रोस्टिंग का मतलब हम लोग यहाँ पे किसी चीज को जलाना कहते हैं, रोस्ट करना कहते हैं। रस्टिंग का मतलब जंग लगना होता है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। कैल्सिनेशन, इसको हम लोग निस्तापन कहते हैं, जो कि आपका धातु के अयस्कों से धातु को निकालने में क्या किया जाता है? कैल्सिनेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन, मेरे मित्र, जस्ता का जो हम लोग लेप चढ़ाते हैं धातुओं को जंग से बचाने के लिए, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और अगर हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाते हैं तो उसको एनोडीकरण कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि सिंपली एनोडीकरण, गैल्वेनीकरण या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब के सब क्या है? तो धातुओं को या मिश्र धातुओं को जंग से बचाने का एक उपाय है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा जा रहा है कि आईआईटी गांधीनगर छात्रों ने डैश का उपयोग कर दुनिया के सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया। मेरे मित्र, मैग्नीशियम डाइबोराइड का उपयोग कर दुनिया का सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 की दाद किस प्रकार की बीमारी है? जीवाणुएं, कवक, प्रियन, विषाणुएं? आप कहेंगे सर कवकीय बीमारी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? अल्कोहल और ग्लूकोज, अल्कोहल और अम्ल, ग्लूकोज और क्षार, अम्ल और क्षार। मेरे मित्र, आपसे सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? ध्यान देंगे कि यहाँ पे अल्कोहल और ग्लूकोज कहा जा रहा है। अल्कोहल और ग्लूकोज दोनों ही क्या हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी दोनों ही हमारा कार्बनिक यौगिक है। जबकि अगर अल्कोहल और अम्ल की बात करेंगे, ग्लूकोज और क्षार की बात करेंगे और अम्ल और क्षार की बात करेंगे, तो इन सभी में एसिडिक बेसिक वाला प्रॉपर्टीज होगा। और हम सबों को मालूम है कि कोई भी विलयन तभी अपने से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है जब उसमें थोड़े मात्रा में अशुद्धि के रूप में एसिडिक, बेसिक या सॉल्टी मटेरियल अवेलेबल हो। चूंकि अल्कोहल और ग्लूकोज में कोई हमारा अम्लीय और क्षारीय प्रकृति वाला नहीं है, जबकि अल्कोहल और अम्ल में अम्ल यहाँ पे मिलाया जा रहा है, इसमें भी क्षार मिलाया जा रहा है और इसमें भी अम्ल और क्षार, तो उदासीन नेचर होगा, सॉल्ट बनेगा सर, उससे भी विद्युत का चालन होगा क्योंकि आयन बनेगा। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज में कोई आयन नहीं बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि इससे विद्युत का चालन नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में से क्या रोम रीड ओनली मेमोरी की विशेषता नहीं है? कंप्यूटर बंद होने पर भी सूचनाएं नहीं खोती है। दूसरा है कि इसे अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। और तीसरा है यह सूचनाओं को अस्थायी तौर पर संग्रहित करती है। और चौथा आपका यह बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारित करता है। मेरा मित्र, यहां पे आपसे यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या रोम रीड ओनली मेमोरी की विशेषता नहीं है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी तो आपने बताया था कि रोम और रैम क्या होते हैं। भाई मेरे, रोम की अगर हम लोग बात करते हैं और साथ ही साथ हम लोग रैम की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो रोम और रैम है ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है। दोनों ही क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, यानी कि प्राथमिक मेमोरी है। और अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो रोम होता है सर, इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति नॉन वोलेटाइल होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल। जबकि जो रैम होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है सर? वोलेटाइल होती है। रैम की प्रकृति कैसी होती है? वोलेटाइल होती है। ओ भाई, ओहो, वोलेटाइल होती है। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ? जब तक इलेक्ट्रिसिटी है कंप्यूटर तभी तक इससे जो डाटा मिलेगा उसको शो करेगा। लेकिन जो रोम है सर, जब कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी होगा, पावर नहीं भी होगा,
तब भी ये डाटा को सुरक्षित रखेगा। यहां पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या रोम की विशेषता नहीं है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी की विशेषता नहीं है। तो सर रीड ओनली मेमोरी को हम लोग नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं सर? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के रूप में जानते हैं। और ये क्या होते हैं सर? अस्थायी होते हैं। तो आपसे यहां पे कहा जा रहा है कि कंप्यूटर बंद होने पर भी सूचनाएं नहीं खोती है, ये तो विशेषता है रोम की, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है। दूसरा है कि इसे अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अस्थिर मेमोरी के रूप में अगर जाना जाता तो इसको सर नॉन वॉलेटाइल के कैटेगरीज में नहीं रखा जाता। आप कहेंगे सर ये तो गलत लग रहा है। बिल्कुल, यह सूचनाओं को अस्थायी तौर पर संग्रहित करती है, ये भी सही है। और यह बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारित करता है, ये भी सही है। मतलब आपसे पूछा जा रहा था कि रोम की विशेषता नहीं है, आप कहेंगे सर इसे अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, ये क्या है सर? गलत है। यानी कि अस्थिर बोले तो वॉलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जबकि जो वॉलेटाइल होते हैं वो क्या होते हैं सर? अस्थायी होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है? ध्यान में रखेंगे 50 वाट। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? मेरे मित्र, बोरॉन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है। ये चीजें आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने प्रौद्योगिक प्रयोग उपग्रह टीईएस नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष में प्रक्षेपित किया था? याद रखेंगे सर 2001 में प्रक्षेपित किया था। शुद्ध कार्बन को डैश पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। शुद्ध कार्बन बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा दाब पर संश्लेषित होगा तो सर किस में परिवर्तित होगा? सर हीरा बन जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? जिप्सम, हीरा, संगमरमर, चौक। मेरे मित्र, अच्छा अपरूप है, आप सभी क्या कहेंगे कि कार्बन के अपरूप की अगर हम लोग बात करते हैं तो हीरा, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलेरिन, ये सब क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन सा कार्बन के एक अपरूप है? आप कहेंगे हीरा कार्बन के एक अपरूप है। अगला है कि बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? सीसी मक्खी, आप कहेंगे सर इसके चलते तो स्लीपिंग सिकनेस होती है। और एनोफिलीज मच्छर, तो आप कहेंगे सर मलेरिया। और एचपीवी, इसको हम लोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। और H5N1 मेरे मित्र, इसी के चलते क्या होती है? बर्ड फ्लू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कि एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? मैंने अभी जस्ट बताया एनोडीकरण या जो एनोडाइजिंग हम लोग बोलते हैं, ये वैसी प्रक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम को जंग लगने से बचाया जाता है। क्या किया जाता है? तो सर एल्युमिनियम के ऊपर में ऑक्साइड का परत चढ़ाया जाता है। और इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि क्या होता है सर? डाइल्यूट नेचर वाला होता है। तो तन्यु सल्फ्यूरिक अम्ल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 49 की नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितने हड्डियां होती है? आप कहेंगे सर जी 300 होती है। अगला है 50 कि इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल यानी कि ड्राउट टॉलरेंट होता है? चावल, पटसन, गन्ना, बाजरा, आप कहेंगे सर बाजरा। और क्वेश्चन नंबर 51 कि यूआरएल क्या है? आप सभी कहेंगे सर इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता है, जिसका मतलब जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखेंगे। और मेरे मित्र, आपके आज के इस सेशन का जो टोटल 51 क्वेश्चन था वो यहीं तक है। और उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन के लेवल थे उसको आप सभी आसानी से समझ पाए होंगे। और मेरे ख्याल से ये सभी क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। और अब अगर आपको इस तरह का दोबारा प्रश्न दिख जाएगा तो मेरे ख्याल से उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।